आज अपन एकाधिकारात्मक या इसको एकाधिकारी प्रतियोगिता भी बोलते हैं। ध्यान रहे, पहले जो मैंने पढ़ाया था, जैसे मैंने इसमें पढ़ाया था, तो उसमें एकाधिकार लिख रहा है और एकाधिकार के साथ एकाधिकारी फर्म भी लिखा आ सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, आपके साथ प्रतियोगिता वर्ड आएगा। एकाधिकार के साथ क्या आएगा, प्रतियोगिता। और एकाधिकारी फर्म है तो इसका मतलब एक ही आपके उत्पादन करने वाला है। एकाधिकारी फर्म लिखा हुआ है तो एक ही उत्पादन करने वाला है। और एकाधिकारी प्रतियोगिता वर्ड है तो वहाँ बहुत सारे क्रेता विक्रेता हैं, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत तो क्रेता विक्रेताओं की संख्या अत्यधिक होती है, जबकि एकाधिकारी प्रतियोगिता के अंतर्गत क्रेता विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। अत्यधिक और अधिक दोनों में अंतर है, तो यहाँ पर कैसी होती है, अधिक होती है। अब आपको मैं बता दूँ, इसको अपूर्ण प्रतियोगिता के नाम से भी जानते हैं। आजकल आपने देखा है कि मार्केट में अपूर्ण प्रतियोगिता ही होती है। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति तो एक काल्पनिक रूप में है, ज़्यादा नहीं मिलती, क्योंकि एक समान वस्तुएं सब जगह नहीं होती हैं सारी। सिर्फ आपको यदि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति मार्केट में देखने को मिलेगी तो अनाज मंडी में मिलेगी, क्योंकि यदि आपको वहाँ बताया जाएगा ये मध्य प्रदेश का MP का गेहूँ है तो सारे गेहूँ के दाने एक जैसे होंगे, कोटा का दाना है तो वो एक जैसा होगा, राजस्थान का है तो वो ऐसा होगा, UP का है तो वो ऐसा होगा। तो यानी कि एक समान वस्तुएं सिर्फ आपके कहाँ पर होती हैं, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत होती हैं। और जबकि मार्केट में अपूर्ण प्रतियोगिता होती है, वस्तुएं एक समान जैसी होती हैं लेकिन होती अलग अलग है। जैसे आप यदि घी खाओ तो ये ग्वाला का है, ये कृष्णा है, ये सरस है, ये अमूल है, तो सबको क्या मिल जाता है, इसके अंतर्गत ब्रांड मिल जाता है। इसमें क्या होता है, ब्रांड मिलता है और ब्रांड के अकॉर्डिंग एक उत्पादनकर्ता अपनी वस्तु की क्या करता है, बिक्री करता है। अब आप देखो, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत जो था उसमें क्या होता है, एक समान वस्तुएं होती हैं, यानी कि पूर्ण प्रतिस्थापित वस्तुएं होती हैं। जबकि एकाधिकारी प्रतियोगिता के अंतर्गत कैसी होती है, निकट प्रतिस्थापन। कौन सी, निकट प्रतिस्थापन वस्तुएं होती है। निकट प्रतिस्थापन का मतलब आपको समझ में आएगा, यानी घी है तो घी कैसा है, ये ग्वाला है, और ये घी कौन सा है, आपका कृष्णा है। तो है तो एक ही घी, लेकिन दोनों का टेस्ट कैसा है, अलग है। ये टीवी में आप देखते भी हो, लेकिन ये आपकी सोनी की है, ये सैमसंग की है, ये आपकी किसी दूसरी उसकी है। तो यानी कि सबकी आपकी अलग अलग एक जैसी वस्तुएं होती हैं, लेकिन फिर भी उनमें भिन्नता होती है। तो इनको क्या कहते हैं, निकट प्रतिस्थापन वस्तु कहते हैं। तो अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, हर कोई अपनी वस्तु की बिक्री करना चाहता है और प्रतियोगिता रखता है, इसीलिए वह क्या करता रहता है, आपस में प्रतियोगिता के कारण विज्ञापन करता है, विज्ञापन का सहारा लेता है, जिससे कि वे अपनी वस्तु को अधिक से अधिक विक्रय कर सके और लाभ कमा सके। आप ये भी ध्यान रखना, पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत दीर्घकाल में फर्म को कैसा लाभ होता है, सामान्य लाभ होता है, जो आगे के लेसन में मैं आपको पढ़ाऊँगी। और जबकि एकाधिकारी फर्म को दीर्घकाल में असामान्य लाभ होता है, क्योंकि वह खूब आराम से, अच्छे से और अधिक वस्तुओं की पूर्ति कर सकता है और लाभ कमा सकता है। इसलिए असामान्य का मतलब अतिरिक्त लाभ होता है। और पूर्ण और अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत दीर्घकाल में कैसा लाभ होता है, सामान्य लाभ होता है। तो इसके बारे में बता रही हूँ। इस बाजार में निकट प्रतिस्थापन वस्तुएं होती हैं। अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्में अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए प्रतियोगिता करती हैं। वास्तव में व्यवहार में ऐसी ही प्रतियोगिता होती है। इस प्रतियोगिता के अंतर्गत एकाधिकार यानी एकाधिकारी की तरह अपना काम करता है। जैसे आपने देखा है, ये सोनी टीवी है, ये आपकी सैमसंग की है, ये आपकी पैनासोनिक है, ये आपकी LG की है, तो सब अपने कैसे काम करते हैं, क्योंकि लाभ कमाते हैं, वो एकाधिकारी की तरह कार्य करते हैं। लेकिन बहुत सारे विक्रेता और क्रेता हैं, तो इसलिए वो कैसे काम हो रही है, पूर्ण प्रतियोगिता की तरह कार्य करते हैं। ये देखो, अब पूर्ण प्रतियोगिता में तो क्या होता है, कीमत एकदम स्थिर थी, कोई उसमें चेंज नहीं कर सकता। और एकाधिकारी फर्म के अंतर्गत आपने क्या देखा, जैसे जैसे वस्तु को अधिक इकाई का विक्रय करता है तो एकाधिकारी वस्तु की कीमत को क्या करता जाता है, कम करता जाता है। ऐसे ही अपूर्ण प्रतियोगिता में भी जैसे जैसे वह अधिक इकाई का विक्रय करता जाता है तो वह कीमत को क्या करता जाता है, कम करता जाता है। तो इसके अंतर्गत एकाधिकारी प्रतियोगिता, अल्पाधिकार, द्वैधाधिकार। देखो, अल्पाधिकार में थोड़े से विक्रेता होते हैं, द्वैधाधिकार में 2 ही विक्रेता होते हैं अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत, और एकाधिकार प्रतियोगिता में बहुत से विक्रेता होते हैं। अब देखो, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के बारे में पढ़ाती हूँ। इस प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्मों की संख्या अधिक बोला है मैंने, और पूर्ण प्रतियोगिता में क्या बोला था, अत्यधिक। इस बाजार की मुख्य विशेषता कीमत विभेद यानी कि वह अलग अलग वस्तुओं को
देखो अलग अलग वस्तुएं हैं, ये आपकी ग्वाला का घी है, ये कृष्णा का है, ये अमूल का है, सबकी वस्तुएं कैसी होती है, अलग अलग होती है। यानी वस्तु विभेद हो गया और कीमत विभेद भी होता है कि उसका घी 450 है, उसका 550 है, उसका 650 है, या टीवी है, फ्रिज है, एसी है, गाड़ी है, ये सब चीज़ें कैसी होती है, कीमत विभेद भी होता है और इनमें वस्तु विभेद भी होता है। अर्थात वस्तुओं के रंग, पैकिंग, ब्रांड, गुणवत्ता इत्यादि में अंतर होता है। इस प्रतियोगिता के अंतर्गत विज्ञापन का सहारा लिया जाता है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है, देखो पूर्ण प्रतियोगिता में मांग वक्र कैसा बताया था, पूर्णतया लोचदार। एकाधिकारी का मांग वक्र कैसा होता है, इकाई से कम। और अपूर्ण प्रतियोगिता में मांग वक्र कैसा होता है, इकाई से अधिक होता है। क्योंकि ये AR वक्र क्या कहलाता है, आपका जो एवरेज रेवेन्यू है इसको ही अपन मांग वक्र कहते हैं। आपने देखा होगा ये जो डायग्राम आपका बना है वो इकाई से अधिक लोच में ऐसा ही बनता है, क्योंकि कीमत में तो इसमें कम परिवर्तन होता है और मात्रा में कैसा होता है, अधिक परिवर्तन होता है। ऐसी मांग की लोच कैसी होती है, इकाई से अधिक होती है। और इसके अंतर्गत आपने देखा है इसका कम वैसा बनता है, इसीलिए इकाई से कम होता है ये, ठीक है। और आपका इसमें देखो जैसे जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इकाइयों का विक्रय कर रहा है, जब कीमत 10 रुपये, फिर 9 रुपये, फिर 8 रुपये, 7 रुपये, 6 रुपये, 5 रुपये, 4 रुपये। अब आपको देखो यदि आपको टेबल याद नहीं होती है तो एकाधिकारी की और एकाधिकार प्रतियोगिता की दोनों टेबल भी आप एक समान बना सकते हैं, क्योंकि इसमें भी आप ये देख रहे हो दोनों में क्या हो रहा है, आपकी एक बार कुल आगम जो है आपकी कैसी होगी, स्थिर होनी चाहिए। कुल मिला के कुल आगम को एक बार कैसा होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, और सीमांत आगम को एक बार कैसा होना चाहिए, ऋणात्मक होना चाहिए। तो ये डायग्राम आपकी उस वाली टेबल में भी ऐसे ही बने थे, MR और AR आपका ऐसे ही बना था। अब आप ये देख रहे हैं कीमत का गुणा इकाई से किया तो आपका TR आ गया, 10 एकम 10, 9 दूनी 18, 8 तिया 24, 7 चौक 28, 6 पंजे 30, 5 छः 30, 7 चौक 28। इस प्रकार से आपने TR याद कर लिया। अब औसत संप्राप्ति आपको यदि प्राप्त करनी है तो कीमत को ही अपन क्या कहते हैं, औसत संप्राप्ति कहते हैं। कीमत को ही क्या कहा जाता है, औसत संप्राप्ति। आप योग्य तो यो आपने कीमत रखी है वही औसत संप्राप्ति हुई। और यदि आप निकालना चाहते हैं तो TR में किसका भाग लगाएंगे, Q का। 1 का भाग 10 में लगाया 10, 2 नाम 18, 3 अट्ठे 24, 4 सत्ते 28, 5 छः 30, 6 पंजे 30, 7 चौक 28। ये आ गया नहीं आ गया। और सीमांत आगम जो है, आगम बोलो संप्राप्ति बोलो एक ही चीज़ है। एक अतिरिक्त इकाई का विक्रय करने पर कुल संप्राप्ति में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, सीमांत संप्राप्ति कहते हैं। अब इसका अंतर कर लो आप, इसको तो शुरू में डैश करेंगे। 18 में से 10 गए तो क्या बचा 8, 24 में से 18 गया 6, 28 में से 24 गए 4, 30 में से 28 गए 2, 30 में से 30 गए 0, 28 में से 30 गए -2। इस तरह से ये अब AR और MR जो वक्र है वो आप इस तरह से बना सकते हैं। MR और AR वक्र टेबल के अकॉर्डिंग भी बनाओगे तो आपका ये जो MR है ये नीचे तक जाएगा, वो भी सही है। आप टेबल के अकॉर्डिंग ही बना लेना, तो आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा। जो MR वक्र है यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 से नीचे कैसा चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। तो आप टेबल के अकॉर्डिंग इसका चित्र बना लेना। अब आप देखो एकाधिकारी प्रतियोगिता में TR और MR में संबंध। TR वक्र, अब आप ये देखो इससे TR वक्र 10, 18, 24, 28, 30, फिर 30, ये आपका 10, 18 है 24 और फिर यहाँ पर 30, फिर दोबारा से 30 हो जाएगा। हो रहा है या नहीं हो रहा, आप टेबल के अकॉर्डिंग TR वक्र बना के देखना। इस टेबल के अकॉर्डिंग फिर 28 हो रहा है आपका ये, फिर ये क्या गिरने हो लगेगा, 28 होने लगेगा। और जो ये सीमांत संप्राप्ति वक्र है वो इस तरह से ऋणात्मक ढाल वाला जाएगा। अब आप ये देख रहे हो जब सीमांत संप्राप्ति कैसा है, 0 है, तो कुल संप्राप्ति कैसा होगा, यहाँ पर अधिकतम है। आप ये टेबल में भी देख सकते हो, जब सीमांत संप्राप्ति 0 है तो कुल संप्राप्ति कैसा है, अधिकतम है। और जब सीमांत संप्राप्ति धनात्मक होता है, ये धनात्मक है ना, 8, 6, 4, 2, 0 यहाँ तक यानी 2 तक, ये सब कैसा है, धनात्मक है, तो कुल संप्राप्ति कैसा होता है, बढ़ता है। जैसे 10, 18, 24, 28, 30, तो जब सीमांत संप्राप्ति आप ये देख रहे हो धनात्मक है तो कुल संप्राप्ति कैसा होता जाता है, बढ़ता जाता है। जब सीमांत संप्राप्ति 0 है तो कुल संप्राप्ति अधिकतम होता है। जब सीमांत संप्राप्ति ऋणात्मक हो जाता है, जैसे आपका ये -2 हो रहा है ना, तो कुल संप्राप्ति क्या होने लगा, गिरने लगा। 30 से कैसा हो गया, 28 हो गया, तो कुल संप्राप्ति कैसे होने लग गया, ये गिरने लग गया। तो ये संबंध है। देखो सीमांत संप्राप्ति गिरती है किंतु कैसी है, धनात्मक है, तब तक कुल संप्राप्ति कैसी है, बढ़ती दर से बढ़ता है। सीमांत संप्राप्ति जब 0 होती है तो वहाँ कुल संप्राप्ति अधिकतम होता है। जब सीमांत संप्राप्ति ऋणात्मक होता है तो कुल संप्राप्ति कैसी होने लगती है, गिरने लगती है। ये इसमें क्या है, आपके संबंध है। ये मैंने आज आपका ये लेसन समाप्त हो गया है और अब आपको मैं नेक्स्ट लेसन पढ़ाऊँगी। इसके जो सवाल है वो भी करा देंगे।